बस में एक मोटी औरत पैर के ऊपर चढ़ गई तो उसने बोला, कुत्ते की पूंछ को अगर सीधा करने के लिए बर्फ में रखना है तो उसको बर्फ में रखो। बंद बोरे की लाश नहीं हूं उसके अंदर। अचानक एक सामने से बंदा आ गया, मेरे को तो बड़ा गुस्सा, यू स्टूपिड, यू फूल, हु यू आर, हाउ डेयर यू डू लाइक दिस। पूरा सीरियल देखने के बाद लास्ट सीन देख के याद आ रहा, अरे हाँ मैंने देखा है इस ड्रामे को। खलीलुर रहमान जी, आप बहुत खराब हो। कोई भी अफजल बनता क्यों है, लेकिन फिर क्या हुआ, जाने वो कैसी लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। मधु जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। हफ्ते की पूरी डायरी लेकर फिर से हाजिर हो गई हूँ। आज बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामा की बात करने वाले हैं, जिसमें ओल्ड पाकिस्तानी ड्रामा जो कुछ मैंने कंप्लीट देख लिए आप लोगों की सजेशन पर, और कुछ जो पुराने हैं अभी तक मेरी लाइब्रेरी में हैं, मैंने देखने शुरू करने हैं। कुछ रनिंग ड्रामास जो अभी 2026 के बिल्कुल लेटेस्ट चल रहे हैं, 2-2 एपिसोड हफ्ते में आ रहे हैं। उससे हट के एक पॉकेट फिल्म की बात करने वाली हूँ जो सडनली यूट्यूब पर पॉप हुई और दिल को छू गई। और उसके अलावा एक मूवी जो कि हॉल्स पर रिलीज़ होने वाली है, लेकिन उसके पीछे कुछ ऐसा है जो मैं आपको रिवील करूँगी। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, एंटरटेनमेंट तो एक बहाना है, असली मकसद ज़िंदगी को जानना है। तो बहुत सारे चैप्टर्स ज़िंदगी के आज हम शेयर करने वाले हैं, बिल्कुल मिस मत करना। आज मैंने बिल्कुल रैंडम रखा है, पहले ये पहले वो ऐसे करके कोई कैटेगराइज नहीं किया। मेरी डायरी के पन्ने में जिस सीक्वेंस में मैंने देखे उसी सीक्वेंस में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ उस ड्रामे की जिसके 37 एपिसोड्स थे। एपिसोड्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और एक ऐसे राइटर का था, राइटर आजकल ना मुझको याद रखने पड़ रहे हैं, ऐसी ना इतनी मेमोरी चिप मेरी छोटी है, मैं तो भूल जाती हूँ बहुत सारे नाम। तो ये कौन से, खलीलुर रहमान जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, प्यारे अफजल। जैसा पिछली बार मैंने बोला, अंदाज़े बयां बिल्कुल अलग है, नाटकीय अंदाज है पूरे के पूरे ड्रामा में, और सीक्वेंसेस भी नाटकीय तरीके से प्रेजेंट की गई हैं, लेकिन फिर भी दिल को छूने वाला है। हम इंडियंस को तो वैसे भी मूवीज़ देखने का बड़ा शौक है ना। हमारी बॉलीवुड मूवीज़ जो होती हैं वो भी पहले तो बहुत ही ज़्यादा मेलोड्रामेटिक होती थी ना। तो कुछ मुझको लगा कि मैं यहाँ पर अमिताभ बच्चन की अग्निपथ देख रही हूँ, या उसी की अग्निपथ 2 भी आई थी। कौन सी बताइए आप लोग? जी हाँ, ऋतिक रोशन की अग्निपथ आई थी ना। प्यारे अफजल को अगर मैं एक ड्रामा सीरियल की तरह न देखूं, मैं इसको एक ज़िंदगी के असली अफजल की बात करूं, एक अफजल जो अफजल बनने की उस कगार पर क्यों पहुंचा। तो एक इस स्टोरी को तो चलिए अलग कर दीजिए कि वो एक लड़की को प्यार करता था और इस वजह से वो किसी दूसरी सिटी में चला गया जहाँ पर एक डॉन बन गया, भाई हाँ बन गया, और कैसे उसको पुलिस भी जो है मैनिपुलेट कर रही है, किस तरीके से अपने काम करवा रही है, जो काम पुलिस को करने चाहिए वो पुलिस ना करके भाई से करवा रही है। तो इस चीज़ को तो अगर मैं अलग भी रख दूं, कोई भी अफजल बनता क्यों है, या कोई भी अग्निपथ का वो जो अमिताभ बच्चन या ऋतिक रोशन, उनका उसमें कैरेक्टर का नाम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, विजय था, मोस्टली विजय हुआ करता था अमिताभ बच्चन जी का नाम, आई डोंट रिमेंबर, बट सेम कैरेक्टर जो यहाँ पर अफजल बना, या उस टाइम पर अग्निपथ में भी एक ऐसा भाई बना, डॉन बना, बनता क्यों है। बच्चा जब पैदा होता है ना, तो पैदा होने के साथ साथ एस्पिरेशंस, किसके एस्पिरेशंस? माँ बाप के एस्पिरेशंस। माँ कहेगी मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बाप कहेगा मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर,
या बड़ा अच्छा काम करेगा, नेक बनेगा। इसमें अफजल के जो फादर हैं वो है मौलवी, तो उनकी जो सोच है वही है कि ठीक है भाई, मैं मौलवी का काम सारी ज़िंदगी करता रहा हूँ, मेरा बच्चा जो है वो भी इसी तरीके से कोई नौकरी कर लेगा, कुछ कमा लेगा, लेकिन अच्छा भला काम करेगा। उनके लिए क्रिकेट खेलना जो है टाइम बर्बाद करना है। क्रिकेट में जो बेट लगती है वो भी हराम की कमाई है, वो हलाल की कमाई नहीं है। तो वो बच्चा जो अपने फादर से कई गुना ज़्यादा पैसा कमा के जब हाथ में ला रहा है, तो उसके पैसे को लिया नहीं जा रहा कि ये हलाल की कमाई नहीं है, ये हराम की कमाई है, हम नहीं लेंगे इसको। तो अच्छा क्या है, उसके लिए क्लर्क की नौकरी अच्छी है, वो भी मान गया बेचारा, क्लर्क की नौकरी भी कर लिया। और जो दूसरे शहर में चला गया वहाँ जाके तो उसने चपरासी की भी नौकरी कर ली। लेकिन क्या वो नौकरी भी उसको रास आ रही है? क्या हमारे बच्चे, जिन लोगों को हम अपनी एस्पिरेशंस के साथ बांध देते हैं, उसकी माँ कहती भी है ना, अफजल की माँ उसके फादर को कहती भी है, आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया जो आप अपने बेटे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ये सब कुछ करे? तो बात सिर्फ ये है कि माली का काम है बीज लगाना, पौधे को सींचना, और उसके बाद जब वो पौधा बड़ा हो गया तो उसने कितने आम देने हैं या नहीं देने हैं, छाया देनी है, क्या देना है, ये उसको डिसाइड करने दो ना। यहाँ पर भी जब एस्पिरेशंस उस माली की हो जाती हैं, उस बागबान की हो जाती हैं, तो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो पहले तो हम लोगों को देखना है कि हम अपने घर में पल रहे अफजल को अपने एस्पिरेशंस की ज़ंजीरों से आज़ाद करें, ताकि वो एक खुली सोच के साथ ये डिसाइड कर सके कि मुझे क्या करना है। अगर ज़िंदगी इस सिचुएशन में चलती तो क्या अफजल कभी भी वहाँ से भागकर दूसरे सिटी में जाता और वहाँ जाकर धक्के खाता, वहाँ जाकर जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो कुछ होता? क्या ऐसा होता? शायद उसके लाइफ पाथ डिफरेंट होता। लेकिन यहाँ पर बहुत ही स्वीट स्टोरी, जैसा मैं आपसे कह रही थी, वो एक किसी लड़की से प्यार करता है बचपन से लेके, स्कूल टाइम से लेके, लेकिन उसको कह नहीं पाता। ये स्टोरी के साथ साथ उसकी अपनी जंग चल रही है, एक प्रोफेशनल जंग, पर्सनल जंग, और लास्ट में आके जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ये जब OST शुरू से लेके चल रहा था तो कहीं ना कहीं मुझे ये तो पता था कि इस ड्रामे का जो अंत है वो कहीं ऐसा ना हो जाए जो कि दिल को भाए ना। लेकिन दिल के भाने या नहीं भाने से खलीलुर रहमान जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने तो जो स्क्रिप्ट लिखी थी, जो राइटिंग लिखी थी, स्टोरी, वही हमको देखनी थी और आंसू भी बहाने थे। आज मैं इस पर्टिकुलर ड्रामा प्यारे अफजल का जो फाइनल बोलना चाहूँगी, उसमें इसके मेन कैरेक्टर प्यारे अफजल मीन्स अफजल की बात करूँगी, जिसका कैरेक्टर अदा किया हमज़ा अली अब्बासी। हमज़ा अली अब्बासी के मैंने बहुत ज़्यादा ड्रामा शो नहीं देखे हैं। आई थिंक ये प्यारे अफजल मैंने शायद फर्स्ट ही देखा होगा। अगर कुछ देखे भी हैं तो जहन से उतरे हुए हैं। मेमोरी बहुत छोटी है मेरी, चिप, मैं भूल जाती हूँ। अभी बताऊँगी आपको किससे कैसे भूलती हूँ मैं चीज़ें। तो हमज़ा अली अब्बासी का मैंने कुछ गूगल से ट्रेस किया, कुछ की और क्या क्या इन्होंने किया हुआ है, क्योंकि मैं इनके और ड्रामास देखना चाहूँगी। एक ऐसा चेहरा जो इस पर्टिकुलर रोल में बिल्कुल फिट हो रहा था। ही इज़ अ स्मार्ट हैंडसम बॉय, टॉल एंड गुड फिज़ीक, और चेहरे पर वो मासूमियत जो सामने वाले को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये इंसान अंदर से बहुत अच्छा है दिल का। आई मीन ये उसके चेहरे से झलक रहा था। तो ये एक तो जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, मैं उनको तारीफ़ करूँगी कि ये जो इसको इस कैरेक्टर में फ़िट किया, हमज़ा अली अब्बासी को, बिल्कुल परफेक्ट मैच था। एंड रोल बहुत अच्छे से अदा किया। और लास्ट आते आते तो रुला दिया भाई।
वो लड़की जिससे वो ज़िंदगी भर प्यार करता रहा, वो उसको मिल भी रही है, उसने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया, लेकिन फिर क्या हुआ? जाने वो कैसी लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। तो हमजा अली अब्बासी को थैंक यू। पीछे से तालियों की गूंज सुनाई दे रही होगी आपको। इस गाने के साथ अफजल को अपना प्यार तो मिलना ही नहीं था ना। जब थ्रू आउट ओएसटी में ये बज रहा था तो ये तो समझ आ रही थी। खलीलुर रहमान जी, आप बहुत ख़राब हो। आप ऑडियंस के इमोशंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हो। आई शुड से, पता होते हुए भी कि ये ड्रामा है, लेकिन आप पता नहीं क्यों उन स्टोरीज़ के साथ इतना जुड़ जाते हो कि आपको बुरा लगता है। एंड हमजा अली अब्बासी, आपका, अगर आप मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं तो मुझे आपकी स्क्रीन पर आपको देखना, आपके ड्रामास देखना बहुत पसंद आ रहा है। तो प्यारे अफजल के बाद मैंने एक और सेव किया है जिसमें आप मुझे दिख रहे हैं फरार, जो शायद अभी 24-25 में शायद निकला था। मैंने ये अभी देखा नहीं है। इनफैक्ट शायद कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया है इसके लिए, तो मैं इसको देखूंगी। इसमें मुझे परीजाद के अहमद अली अकबर भी दिख रहे हैं थंबनेल में, तो इसे मैं देखना पसंद करूंगी। और मन मयल और एक आलिफ, ये दो भी अलिफ नहीं देखा हुआ। अलिफ देखा है हमने, वो है जिसमें वो एक कोई पिक्चर का कुछ होता है। सजल अली शायद पिक्चर करने के लिए जाती है। ओ आई थिंक आलिफ हमने देखा है, लेकिन अब आलिफ दिख नहीं रहा है मुझे यूट्यूब पर। यही है, मुझे लग रहा था मैंने देखा है। वी हैव सीन, बट भाई मैं अपनी मेमोरी चिप का क्या करूं। अगर आप लोगों को मैंने किस्से सुना दिए ना तो ये मेरे को इतना हंसती है ना मेरे ऊपर। चलो आगे बढ़ने से पहले ना थोड़ा सा मूड को थोड़ा सा वो कर लें, इमोशनल हो गए बहुत ज़्यादा। किस्से सुनाती रहती हूँ ना, आपने मेरे पिछले सुने होंगे किस्से, मैं बहुत भूल जाती हूँ। और चेहरे याद रखना, नाम याद रखना, ओहो, ऐसा लगता है मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। तो क्या हुआ, बहुत साल पहले, मतलब करीब 10-12 साल पहले की बात बता रही हूँ। इतनी गुआची रहती हूँ मैं ना, लोगों के नाम याद रखने की कोशिश नहीं करती, शायद अपनी मेमोरी चिप पे डालती नहीं, चेहरे भी नहीं डालती, सिर्फ नाम नहीं शक्ल भी। तो क्या हुआ, हम लोग गए थे मॉल घूमने में और काजल मॉल गए थे, वहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे। सडनली एक लड़का सामने ना ऐसे सर के ऊपर पटका बांधा हुआ था। आजकल बच्चे हीरो बन के घूमते हैं ना, ऊपर पटका बांधा हुआ ऐसे हिप्पी की तरह, और ना उसके साथ में एक और लड़का और लड़की थे। सडनली ना मेरे सामने आके ना हेलो ऐसे करके ना, ऐसे बाएं खोल के ना हेलो। अब आई वॉज टेकन अ बैक, मैं तो अपना आराम से जा रही हूँ, अचानक एक सामने से बंदा आ गया। मेरे को तो बड़ा गुस्सा, यू स्टूपिड, यू फूल, हु यू आर, हाउ डेयर यू डू लाइक दिस। मैंने तो उसको 4-5 बातें सुना दी। काजल मुझे ठुंगा मार रही बार बार, मम्मा मम्मा मम्मा, मैं सुनी नहीं रही हूँ उसकी बात। ये सब कुछ हो गया। वो लड़का आंटी 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 कर रहा, वो बिल्कुल बेचारे का चेहरा उतर गया उसका, लड़के का। साथ में उसके जो दोस्त के आए हुए थे वो भी हक्के बक्के हो गए कि ये हो क्या रहा है, हैं? और शायद 4-5 लोग और रुक गए होंगे चलते चलते, मुझे नहीं पता है। तो काजल ने मुझे बोला, मम्मा ये हमारी जिम का ट्रेनर है जो आता है, कोच आता है जिम में। अबे यार, मैं इतनी पागल हूँ। वो लड़का रोज जिम में, मैं जाती थी जिम में भाई, जाके वो ट्रेडमिल पे साइकिल करना, ये चलना पैदल, इतना कुछ। और वो बेचारा साथ में खड़ा होके कराता था कि ऐसे करो, ये वाली एक्सरसाइज करो। और मैं इतनी भुलक्कड़ हूँ कि मैं उसको भूल गई, सिर्फ इसलिए कि उसने सिर के ऊपर एक पटका बांधा था।
चेहरा मैंने कभी देखा ही नहीं होगा ना उसका। मैं तो सिर्फ जाके ये देखती थी हाँ ये जिम में इंस्ट्रक्टर है, दैट्स इट। हाँ ये नहीं कि उसके चेहरा क्या है भाई। तो मेरी तो कहानियाँ आप सुनोगे ना, मैंने इतने किस्से पहले भी बयां किए हैं। मैं किसी और को हेलो करके आ जाती हूँ किसी और की जगह में किसी और को हेलो करके आ जाती हूँ। नीचे अंकल घूम रहे थे वो वाला, वो सुनाया था मैंने एक बार पहले, पता नहीं जो नए लोग हैं चलो। तो बेसिकली मम्मा के लिए सारे मोटे अंकल एक ही हैं। एक जा दुनिया में जितने मोटे अंकल हैं वो सब एक है। ओह गॉड, एक वो मेरी डायरी लेके आओ, जो मैंने वो मोबाइल का वो निकाला था ना, वो भी इनसे शेयर करूंगी आज। बड़े सच में कह रही हूँ मैं, ऐसी गुआची मेरी फ्रेंड्स ने ना, मेरा नाम ये बुढ़ापे की बीमारी नहीं है मेरी, ये मेरी शुरू से मैं ऐसी हूँ, मैं देखती नहीं हूँ। सामने जा रही हूँ ना नाक की सीध में, मेरे साइड से पड़ोस से अगर मेरे घर का भी कोई सदस्य निकल के चला जाएगा ना, मैं देखूंगी नहीं, मैं सीधे निकल के चली जाऊंगी। तो ये हाल है भाई, तो हंसना हो तो हंस लो भाई। मोटे अंकल और वाला बताओ ना क्या था, एक ना मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे फ्रेंड घर पे आए, उनको चाय पिलाई है, उनके साथ हमने बहुत टाइम स्पेंड किया, कपल था। ओके, वन फाइन डे हम नीचे घूम रहे थे, तो वो कपल सामने से आ रहा था और मैं उनके सामने से बिल्कुल ऐसे ही निकल गई जैसे मैं निकलती हूँ। उन्होंने हेलो किया, मैंने उनके हेलो का जवाब नहीं दिया। काजल मेरे साथ ही, मम्मा वो हेलो कर रहे थे। मैं कहा अच्छा कौन थे? अरे मम्मा वो पापा के फ्रेंड जो घर में आए थे। अरे बाबा रे, मैं पूरे रास्ते मैंने कहा अभी राउंड लगाएंगे फिर दोबारा आएंगे, क्योंकि पूरी कैंपस का राउंड लेके ना फिर वो आते। तो आए दोबारा नेक्स्ट राउंड में, तो मैंने उनको सॉरी बोला कि भाई एक्सक्यूज़ क्या दिया। मैं कहा वो चश्मा नहीं डाला हुआ था ना, चश्मा तो मैं ऐसे ही झोल है, मेरी पावर जो है वो 0.25 0.50 है। चलो ये दिन तो निकल गया, सॉरी बोल दिया। कुछ दिन के बाद अब मैं बड़ी कॉन्शियस थी कि भाई अगर घूमते हुए कोई नज़र आ रहा है तो उसको नमस्ते दुआ सलाम ज़रूर करना है। जा रही हूँ, सामने से एक कपल आ रहा है, इतनी ब्रॉड स्माइल दी मैंने उनको, हेलो कैसे हो आप, वो भी बहुत अच्छी है, उन्होंने भी स्माइल दिया। चलो वो निकल गए, मैं भी निकल गई, काजल मेरे साथ। तो काजल कह रही है मम्मा आपने किसको नमस्ते किया, कौन थे ये? कौन थे ये? शियाज के कौन थे ये? मैं कहा अरे वही तो थे जिनको मैंने पिछली बार नमस्ते नहीं किया था। काजल मम्मा ये वो नहीं थे, आपने किसको नमस्ते कर दिया? तो भाई मैं तो ऐसे ही हूँ, बर्दाश्त कर लो। इसीलिए खलीलुल रहमान जी आपको बड़ी मुश्किल से याद करके रखा है। ये नोट्स जो बनाती हूँ ना, इसमें लिख लिख के रखती हूँ कि मुझे याद रहे, नहीं तो मैं किसी का नाम नहीं याद रख सकती। चलो अभी प्यारे अफजल और इस बकबक से, आपको एक वो कोड बताना। हाँ वो कोड बाद में आगे बताऊंगी। बकबक से आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा आज सब खिचड़ी पकाने वाली हूँ। अभी हमने प्यारे अफजल की बात की ना, इसके बाद एक मैं यूट्यूब पर पॉप की पॉकेट फिल्म है, पॉकेट फिल्म क्या, छोटी सी 22 मिनट की फिल्म है, इसको ज़रूर देखना, इतनी प्यारी फिल्म है। इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। कश्मीर के जो हालात हैं, क्योंकि जब ये लड़के निकलते हैं बाहर तो एक भी नहीं रुकता। वहाँ पर बहुत साल पहले आपने सुना होगा, छोटे छोटे बच्चे भी जो थे वो पत्थर उठा के आर्मी के ऊपर फेंकते थे। बहुत सारी आर्मी जो थी वहाँ पर, इंडियन आर्मी के लोग वहाँ पे जवान पोस्टेड थे। तो एक कश्मीरी मुस्लिम हैं जिनकी दुकान है एक छोटी सी चाय की, उस पर वो कहवा बनाते हैं और अपनी कश्मीरी तरीके से चाय बनाते हैं। तो एक पंजाब से पोस्टेड हैं कश्मीर में आर्मी के जवान सरदार जी, वो उनकी दुकान पे जाते हैं कि भाई चाय पिला दो। तो बड़े ही उससे गुस्से से वो उनको चाय पिलाते हैं। कुछ कस्टमर आते थे, अब आपको देखकर वो भी नहीं आएंगे। तो कन्वर्सेशन कुछ इस तरीके से उनकी शुरू होती है, और जब ये मूवी एंड हुई है तो उनका जो एक बॉन्ड दिखाया दोनों के बीच में। कोई गल नहीं अंकल जी, आज बस आप चाय में थोड़ी सी अदरक ज़्यादा डाल देना। एक चाय वाला, कश्मीर में रहने वाला रेजिडेंट, वो किस दौर से गुजर रहे हैं, और एक आर्मी का जवान वो किस मुश्किल से गुजर रहा है। उन दोनों की मुश्किलें जब एक दूसरे के सामने आके खड़ी हो रही हैं, तो क्या वो एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। पॉकेट फिल्म का नाम है कहवा।
ज़रूर देखिएगा, 22 मिनट की मूवी है। मैं जब आपसे बात कर रही हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े होने। इट वॉज सो ब्यूटिफुल। तो पॉकेट फिल्म्स वो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम पॉकेट फिल्म्स है, उस पर छोटी छोटी फिल्म्स ही आती है। मस्ट वॉच फ्रॉम माई साइड। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब एक और डायरी से निकाल के आ रही हूँ और फिर से मैंने नाम याद करके रखा है। उमेरा अहमद ना काजल, मैं सही जा रही हूँ? उमेरा अहमद द स्टोरी राइटर। जिंदगी गुलजार है, मैं बात कर रही हूँ जिंदगी गुलजार है की उमेरा अहमद का ये ड्रामा, जो अभी कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया। जब मैंने अभी पिछले हफ्ते गला खराब हो गया था ना, तो मैंने अपनी डायरी से, पुरानी लाइब्रेरी से निकाल के आप लोगों के लिए कुछ कुछ क्लिपिंग्स डाल दी थी कि आप ये देखो। तो मुझे किसी ने बोला कि आपकी लिस्ट में उमेरा अहमद का कोई ड्रामा नहीं है। तो मैंने कहा मुझे कुछ सजेस्ट कीजिए। ज़िंदगी गुलजार है, वो आपने नहीं देखा? तो ज़िंदगी गुलजार है मैंने देखा हुआ था, उसको पूरा मैंने दोबारा देखा। ये 2012 का ड्रामा है ना शायद, और 2012 में ही मैंने ये जी ज़िंदगी पे देखा है। मुझे 100% याद है मैंने देखा है। सनम सईद, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, वहाँ पर सनम सईद आज से 14 साल पहले, और अभी के कफील में सनम सईद, ओ माय गॉड, शी लुक्स एग्जैक्टली द सेम। इनफैक्ट शी इज़ लुकिंग मच ब्यूटिफुल नाउ। मतलब क्या तो ये लड़की करती है भाई। सनम सईद प्लीज़ बता दो क्या खाती हो, हम भी वो खाना शुरू कर दें। एंटी एजिंग। कमिंग टू ज़िंदगी गुलजार है, मैं फिर वही कहूँगी, हम लोग एंटरटेनमेंट का तो बहाना लेते हैं, इतने सारे जज्बात निकल के आते हैं इन ड्रामों में से। एक लड़की जो अपनी तीनों बहनों में सबसे बड़ी है, कशफ के कैरेक्टर में सनम सईद पढ़ने में बहुत अच्छी है, कॉलेज जा रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है, लेकिन वो एक ऐसी डिस्टर्ब्ड फैमिली में पली है जहाँ सिर्फ उसकी माँ ने उसकी परवरिश की है, उसकी 2 छोटी बहनों के साथ में। फादर दूसरी शादी करके और 3 बच्चे पैदा करके बैठ गया और दूसरी बीवी के साथ रहता है। इनकी ज़रूरतें, इनकी ख्वाहिशें, इनके हिस्से का प्यार इनको कभी नहीं मिला। इनकी माँ ने नौकरी करके, स्कूल में प्रिंसिपल है वो, किसी तरह इन बच्चियों को अच्छी परवरिश दे के बड़ा किया है। एक ऐसा घर जहाँ पर मटन बनता है, गोश्त कहते हैं ना, गोश्त बनता है महीने में 2 बार गिन के, और वो 2 बार जब गोश्त बनता है उसके लिए माँ को कोई ना कोई कटौती करनी पड़ती है। उसकी चप्पल ड्यू है नई, वो नहीं लेगी क्योंकि आज गोश्त खिला दो बच्चों को। मतलब बिल्कुल हैंड टू माउथ वाला हाल है। एक फैमिली वो है, और दूसरी तरफ है हमारा फवाद खान। फवाद खान को तो हम लोग इंडियंस बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। कौन सी मूवी में आया था अभी काजल? खूबसूरत में सोनम कपूर के साथ में पेयरिंग था, और क्या ब्यूटीफुल मूवी थी। अभी खूबसूरत पे नहीं आ रही मैं वापस इसी पे आ रही हूँ। फवाद खान इन द रोल ऑफ ज़रून का कैरेक्टर अदा किया है। वो एक ऐसी फैमिली से है जो बहुत रिच है, बहुत पैसा है उन लोगों के पास, और लेकिन ये भी लड़का पढ़ने में अच्छा है। अब दोनों जने कॉलेज में इनकी एडमिशन हो रही है फॉर सीनियर स्टडीज़, मास्टर्स करने के लिए जा रहे हैं। और मास्टर्स करने पर जो टॉप पे नाम आ रहा है वो कशफ का आ रहा है, और उसके बाद ज़रून का नाम आ रहा है। तो यहाँ पर शुरुआत होती है एक मेल ईगो की। लड़कियां लड़कों से आगे कैसे जा सकती हैं? कितनी लड़कियां या कितनी लेडीज़ यहाँ पर वुमेन मुझसे अग्री करेंगी कि ऐसी सिचुएशंस अगर उन्होंने ज़िंदगी में फेस करी हैं तो ऐसा होता है ना। मेरे साथ हो चुका है। मैं बिज़नेस स्टडीज़ में बहुत अच्छी थी, ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट हुआ करता था जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड, एंड एक पर्टिकुलर इंटरनल एग्ज़ाम था,
एक लड़का टॉप करता था क्लास में हमेशा, इंटरनल एग्ज़ाम था एंड मेरे उससे 1-2 नंबर ज़्यादा आ गए। इस लड़के को इतना हर्ट हुआ कि वो कैसे फर्स्ट आ गई, उसके मार्क्स मुझसे कैसे ज़्यादा आ गए। वो गया और जाके उसने एड़ी चोड़ी का जोड़ लगा लिया और उसने टीचर को कन्विंस करने की कोशिश की कि मेरे को इसमें आपने कम मार्क्स क्यों दिए हैं वगैरह वगैरह, मेरे बढ़ाओ। इंटरनल एग्ज़ाम था। सो ऐसे ईगोज़ जो हैं मेल्स के साथ बहुत होते हैं। ये करियर में भी होता है, आप आगे चल के नौकरी करते हो तब भी आपके जो मेल काउंटर पार्ट्स होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता कि बीइंग अ फीमेल उनकी बॉस बन के आ जाए या उनसे कुछ अच्छी अप्रिसिएशन लेके चली जाए। तो चलो ये राइवलरी तो चलती है, लेकिन एक राइटर ने कितनी अच्छी सोच के साथ में ये दोनों के पर्सपेक्टिव दिखाए हैं। लड़की कश्यप, उसको ज़िंदगी से हमेशा शिकायतें हैं। एक डायरी उठाती है, रोज़ उसके अंदर अपने दिल के जज्बात लिखती है, ऐसे जज्बात वो किसी से भी शेयर नहीं कर पाती। उसको अपनी ज़िंदगी से शिकायत है, उसको कोई भी खुशी आती है उसके सामने तो उससे भी उसको डर लगता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये तो टेम्पररी फेज़ है। मेरी ज़िंदगी, मेरे अल्लाह ने जो मेरी किस्मत लिखी है उसमें खुशी लिखी ही नहीं है। उसने उस चीज़ को स्टैम्प पेपर पर लिखकर अपनी दिल में बंद करके रखा है। और दूसरी तरफ ज़रून भी अपने पूरे जज्बात शेयर करता है अपने एप्पल के लैपटॉप के साथ। इंसान सारा दिन पार्टी में जाता है, लोगों से मिलता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन रात को जब वो बैठता है और अपनी डायरी लिखता है तो उस डायरी के जो जज्बात होते हैं उसके, वो ट्रू जज्बात होते हैं। वो अपने आप से बात कर रहा है, और इंसान जब अपने आप से बात करता है तो सच बोलता है। बाहर वालों के सामने चाहे वो कितनी बातें बना ले या कितनी झूठी हंसी हंस ले या गुस्सा कर ले। पूरे ड्रामा में कितने एपिसोड्स थे? इट हैज़ आई थिंक 24 एपिसोड्स का ये ड्रामा है, जो दोनों की डायरी राइटिंग दिखाई जा रही है। मतलब एक इंसान के अपने आप से बात करने की जो जज्बात होते हैं वो इतने ब्यूटीफुल हैं, इतने ब्यूटीफुल हैं और इतने सटीक हैं। शायद इंसान ऐसा होता है, लेकिन आपने सुना होगा बड़ी बार लोग आजकल इतने कोट्स आते हैं, बी पॉजिटिव, लिव योर लाइफ। मधु भी आती है स्क्रीन के सामने, बोलती है अपनी ज़िंदगी को खुल के जियो, इंजॉय करो, ये करो वो करो। लेकिन क्या ये कहने भर से किसी की ज़िंदगी ऐसी हो जाती है? नहीं होती। हर इंसान की अपनी एक पाथ है, एक ज़िंदगी है, उसके अपने एक्सपीरियंसेस हैं। ये बच्ची जिस माहौल में बड़ी हुई, उसको शादी के नाम से नफ़रत थी, मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि उसने अपनी माँ को अपने फादर के हाथों जलील होते देखा था, अपने फादर को माँ को छोड़ते देखा था, अपनी माँ को स्ट्रगल करते देखा था। उसने एक इमेज बना ली, सारे मर्द ऐसे ही होते हैं। और आगे चल के जब उसकी लाइफ में बार बार लड़के आ रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है? क्या वो उनको एक्सेप्ट कर रही है प्रपोजल्स को, या फिर से रिजेक्ट कर रही है? वो डर रही है इस इंस्टीट्यूशन में एंटर करने के लिए, क्योंकि उसको लगता है जो मेरी माँ के साथ हुआ कहीं वो मेरे साथ भी ना हो जाए। तो बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। ज़िंदगी गुलजार है, मैं नहीं समझती मेरे अलावा कोई भी और होगा जिसने नहीं देखा होगा। अगर नहीं देखा है, कुछ लोग मेरी तरह हैं जिन्होंने देखकर और भूल गए होंगे, तो प्लीज़ इसको देखिए। मैं इसके सारे सीन्स भूली हुई थी, लेकिन सिर्फ एक सीन मुझे याद था। कौन सा वाला पता है? 24वें एपिसोड का लास्ट सीन मुझे याद था। हे भगवान इसके ऊपर एक जोक याद आ रहा है। क्या था? एक आदमी बैठा था, मन में ऐसे खोया हुआ, हाँ बड़ी जोर से हंस रहा, बड़ी जोर से हंस रहा, जोर से। तो हंसने के बाद ऐसे कर रहा। तो सामने ना उसके एक बंदा बैठा था। थोड़ी देर उसने देख लिया, ऐसे जब 3-4 बार हो गया ना,
तो कहा, भैया ये कर क्या रहे हो आप? तो कहता है अपने को जोक सुना रहा हूँ। कहते अच्छा जोक सुना के हंस रहा हूँ। अच्छा, कहता जोक सुना के हंस रहे हो, चलो वहां तक तो समझ में आती है बात, लेकिन उसके बाद ये ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? कहता वो मुझे याद आ जाता है कि ये जोक तो मैंने पहले सुना हुआ है, इसलिए कहता हूँ जाने दो, फिर दूसरा जोक सोचता हूँ। तो ऐसे ही कुछ ना मैं भी हूँ भैया। पूरा सीरियल देखने के बाद लास्ट सीन देख के याद आ रहा है, अरे हाँ मैंने देखा है इस ड्रामे को। गलत होस्ट मिल गई है आपको। अच्छा एक बात बोलूंगी, जिंदगी गुलजार है के नाम से ही YouTube पर इस वक्त चैनल है, क्योंकि जी जिंदगी तो अभी मुझे दिख ही नहीं रहा Z5 पर। बहुत जगह पर आपको आवाज़ म्यूट मिलेगी। अपेरेंटली उस जगह पर कोई ऐसा म्यूज़िक यूज़ किया गया जो म्यूज़िक पे कॉपीराइट आ गया होगा और उस पर्टिकुलर पोर्शन को YouTube ने म्यूट कर दिया। ऐसा होता है, मेरे साथ भी कुछ वीडियोस पे होता था पहले। और एक चीज़, राइमिंग म्यूज़िक की मैं बात करती हूँ ना हर बार, तो यहाँ पर फिर से मैं आपको राइमिंग म्यूज़िक की बात करूँगी। कॉपी कर लिया या नहीं किया ये नहीं बोल रही हूँ, मैं राइमिंग की बात कर रही हूँ। जिंदगी गुलजार है का जो OST है उसको सुनिए। जिंदगी गुलजार है यारा तेरी यारियां डन 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 डन। मेरे यारा तेरी यारियां अहरे वफा, कुछ ऐसा। जिंदगी गुलजार है, कुछ कुछ उससे राइम कर रहा था दोनों का म्यूजिक। तो जब मैं इसको सुन रही थी हर बार मुझको वो ऐदे वफा का ध्यान आ रहा था। और एक बात, काजल क्या बोला तूने, मैंने नोट किया, फवाद खान को दाढ़ी चिपका दो। उस टाइम पे वो जो टाइम्स होते थे ना, उस टाइम पे स्टबल बहुत कम लोग रखा करते थे। 2012 की बात जो मैं बताऊंगी। स्टबल वॉज यहाँ बॉलीवुड मूवीज में अनिल कपूर वॉज द फर्स्ट वन जिसको स्टबल के लिए जाना जाता था कि ये बड़ा अच्छा लगता है हल्की हल्की सी दाढ़ी के साथ। तो फवाद खान को अभी खूबसूरत में तो स्टबल थी ना, इसकी दाढ़ी थी ना, वॉज लुकिंग सो हैंडसम इन खूबसूरत। और वहाँ पे तो उसका है भी रॉयल रोल है, बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली करके। एंड उसमें आप उसकी पर्सनालिटी देखिए, और यहाँ पे ना बड़ा चिकनू चिकनू सा लग रहा है, तो हम उल्टा जा रहे हैं ना। बट ही इज गुड लुकिंग, वेरी गुड लुकिंग। सनम इज ऑल्सो लुकिंग सो ब्यूटिफुल। नहीं देखा तो देखिएगा, बहुत खूबसूरत स्टोरी है अबाउट रिलेशनशिप्स, कैसे लोग मतलबी औलाद अच्छे निकले। बाप बोलेगा मेरी औलाद है, ये तो देखा मेरा बेटा या मेरी बेटी ने ये किया। जैसे इसमें बाद में पहले तो बाप ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं, और जब वो बन गई कुछ असिस्टेंट कमिश्नर बन गई भाई, तो उसके वक्त बाप आके खड़ा हो गया मेरी बेटी है। अगर औलाद नालायक निकल जाती तो ये तो माँ ने तबीयत अच्छी नहीं की। हाँ, तरबियत कहते हैं, क्या कहते हैं। तो और इन दोनों की ईगोज़ कैसे क्लैश होते हैं और फिर वो ईगोज़ कैसे रिजॉल्व होते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। एंड मदर का रोल भी मुझे बहुत अच्छा लगा, जो सनम सईद की जो मदर बनी है वो अभी दुरे शहवार भी मैंने आपको बताया था, मैंने देखना शुरू किया था। 3 एपिसोड के बाद हम देख नहीं पाए, यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। वो भी बहुत ही सीजन्ड आर्टिस्ट हैं। एंड उनको मैंने इसमें रोल में एज अ मदर बहुत ही ठहराव के साथ, एक ऐसी माँ है जो अपने बच्चों पर गुस्सा करने के बजाय बड़े प्यार से, तहजीब से उनको समझाती हैं। एक ऐसा शौहर जिसने छोड़ दिया, कोई जिम्मेदारी नहीं ली, उससे भी जब बात करती हैं तो बड़ी तहजीब से बात करती हैं। बोलती सब हैं जो उनको बोलना है, लेकिन तमीज़ के साथ। ये चीज़ मैंने इसमें बहुत अच्छी सीखी इस ड्रामे में, और पर्टिकुलरली फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ कश्यप्स मदर जो दिखाया। बहुत उम्दा राइटिंग है इन राइटर की, उमेरा अहमद आई शुड से। एंड बहुत मज़ा आया। एंड इस ड्रामे के बाद जब मैं बात कर रही हूँ सनम सईद की ही, तो स्ट्रेट अवे जंप करते हैं कफील के ऊपर। कफील मैंने जैसा बोला
कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मुझको ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा उसका, लेकिन फिर भी मैंने इसको देख रही हूँ चलते फिरते। 17 और 18 एपिसोड्स देखे। वही बात मैं फिर से बोलूँगी, इतनी डेविएटेड स्टोरी है जहाँ इसकी फैमिली की बात चल रही है, इसके बच्चे, इनकी अभी भी स्ट्रगल्स, लड़की की शादी नहीं हो पा रही क्योंकि बाप की वजह से सारा कुछ पता चल गया उन लोगों को कि बाप कैसा है, कुछ काम नहीं करता है वगैरह। उसकी वजह से बेटी की शादी नहीं हो रही, घर में और प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन उन प्रॉब्लम्स से ज़्यादा अब प्रॉब्लम जो है वो पड़ोस में जो कपल है जिनकी शादी हुई है और जो लड़की तमाशे कर रही है उसके ऊपर फोकस शिफ्ट हो गया है। इसलिए मुझे इसमें कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा। एपिसोड 18 में नोटिस कीजिएगा, जब सनम सईद उस पर शाउट कर रही है अपने हस्बैंड पे, तो उसका गला बैठा हुआ है। आर्टिस्ट का जब गला बैठता है ना और उस टाइम पे उनको अपने परफॉर्मेंस देनी है तो ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ओके, मूसा आपने मुझको यशोदा देखने को बोला था ऑन प्राइम, अगने खोल के देखा। ये मूवी मेरी देखी हुई थी, इतनी अच्छी है ये मूवी कि मैंने इसको दोबारा देखा। हमारे उन व्यूअर्स के लिए जो इसको देखना पसंद करेंगे, प्राइम पर है, अमेज़ॉन प्राइम पर, और इट्स अ साउथ मूवी डब्ड इन हिंदी। और एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि सरोगेसी में जाती है। एक इंस्टीट्यूट है पूरा जो सरोगेसी का बिज़नेस चला रहा है और इन सब लड़कियों को अलग से रखता है जो भी किसी और के लिए बच्चा पैदा कर रहे हैं। सरोगेसी आप लोगों को पता होगा ना, मोस्टली पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ। बेसिकली क्या है, जो कपल्स का अपना बच्चा नहीं हो पाता तो उनके लिए एक मदर के वोम को हायर किया जाता है, गर्भ को, कि उसके गर्भ में उनका बच्चा पलेगा और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो वो बच्चा उनको दे दिया जाएगा कपल को जिनको वो बिलोंग करता है। इस तरीके से होता है। तो ये जो सरोगेसी में लड़कियां हैं इनको एक जगह पे रखा जा रहा है, लेकिन सरोगेसी के पीछे क्या धंधा चल रहा है ये देखना है। तो बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। मुझे एक बार ऐसे लगा जब मैं यशोदा देखने बैठी तो मुझे लगा शायद मैंने कोई इंग्लिश मूवी देखी है और ये उसका रीमेक है। फिर मैंने चेक किया तो नहीं, ये तो ओरिजिनल स्टोरी है और इसी को मैंने पहले देखा था जो अब मैंने दोबारा देखी और दोबारा देखने में भी बहुत मज़ा आया। तो यू मस्ट वॉच, 2-2.5 घंटे की मूवी है ऑन अमेज़ॉन प्राइम, यशोदा, इसको ज़रूर देखिए। हैदर सईद जी, आपने मुझको 2 सजेस्ट किए हैं। एक अनकही सजेस्ट किया है जो बहुत पुराना ड्रामा दिख रहा है मुझको, 13 एपिसोड्स का, वेरी ओल्ड बट दिख रहा है यूट्यूब पर। ये मैं देखूंगी, इसको मैंने सेव कर लिया है। वारिस आपने बोला, वारिस मुझको कोई पाकिस्तानी ड्रामा नहीं दिख रहा, एक इंडियन ओल्ड ड्रामा दिख रहा है जिसके बहुत सारे एपिसोड्स हैं। तो क्या आप उसके बारे में बात कर रहे हैं तो बताइएगा। अगर ये पाकिस्तानी ड्रामा है वारिस तो मुझे नहीं दिख रहा है। एक नए ड्रामा जो मैं मिस कर गई, पिछली बार डायरी में लिखा हुआ था और मैं भूल गई, सारा आपी, अभी नया शुरू हुआ है ये एंड यूट्यूब पर अवेलेबल है, इंडिया में भी। 4 एपिसोड टोटल आ गए हैं। मैंने इसके 2 एपिसोड्स देखे हैं। अगर आप मुझसे इसकी कास्ट या इसके जो परफॉर्मेंस की बात करोगे तो मुझे बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस लग रही है सबकी, बट फॉर द कैरेक्टर इन द रोल ऑफ सारा। एक लेडी हैं सारा, जिनके 3 छोटे भाई हैं। माँ बाप काफ़ी पहले गुजर गए और इन छोटे भाइयों को उन्होंने अब खुद पाला है, बड़ा किया है, और न सिर्फ उनको पाला बड़ा किया है बल्कि इन्होंने एक पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है। लेकिन सारा आपी अपने सब भाइयों के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल भी रखती हैं। जहाँ वो उनको प्यार भी दिखाती हैं, जहाँ उनको उनकी हर फरमाइश पूरी करती हैं, वहीं उनके आगे कोई भी भाई जो है बोल नहीं पाता। जो भी उनको करना है सारा आपी से पूछ के करना है। और इवन इतना स्ट्रिक्ट रूल है कि डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे तो सबके मोबाइल्स जो हैं वो साइलेंट पे होने चाहिए, कोई मोबाइल पे बात नहीं करेगा खाना खाने के टाइम पे, एंड एवरीबडी हैज़ टू फॉलो। तो ऐसे में जब कुछ ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं कि भाई जो है वो अपनी मर्ज़ी से कुछ शादी करना चाहता है या कर चुका है देखो, तो वहाँ पर सारा आपी का क्या रिएक्शन होगा।
एंड सारा आपी के कैरेक्टर में जो लेडी हैं, शी इज़ अ वेरी सीजन्ड आर्टिस्ट। बिस्मिल में भी मैंने इनको नुमान इजाज़ की वाइफ का कैरेक्टर अदा करते देखा था। नाम है इनका सवेरा नदीम। मैंने वहाँ भी इनकी तारीफ़ की थी और यहाँ पर भी शी इज़ द ओनली वन आई शुड से राइट नाउ, मैंने 2 एपिसोड्स देखे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस मुझको ढंग की लग रही है। बाकी जो हैं वो बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं है। वो मैंने इनफैक्ट उनको कहीं पे अभी बहुत ज़्यादा देखा भी नहीं है दूसरे ड्रामास में। अगर देखा भी होगा तो कोई छोटे छोटे रोल्स कर रहे होंगे। लेट्स सी, अभी तो सिर्फ 2 एपिसोड्स देखे हैं, आगे आने वाले एपिसोड्स में देखते हैं कि ये ड्रामा किस तरफ जाता है। अच्छा मोड़ लेता है, परफॉर्मेंसेस बेटर होती हैं, प्रेजेंटेशन बेटर होती है, क्या होता है। थिएटर हॉल्स पर एक मूवी लगने वाली है। ये एक इंग्लिश मूवी है, इंडियन मूवी नहीं है, क्राइम 101। लेकिन क्राइम 101 का कुछ रिलेशन है। मैं इसको इंग्लिश में देखने की आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं। 13 फरवरी को रिलीज़ हो रही है। लेकिन मैं जो आपको सजेस्ट करने वाली हूँ वो हिंदी डब्ड वाली सजेस्ट करने वाली हूँ, तो उसको देखिए। फिर अगले एपिसोड में बताऊँगी कि क्राइम 101 मैंने आपको देखने को क्यों बोली। मेरा कोई रोल नहीं है उसके अंदर, मैं कोई प्ले नहीं कर रही, कोई कैरेक्टर नहीं प्ले कर रही, सो डोंट वरी। वो होता है ना कि मैं उसमें पिक्चर में काम किया था, अच्छा हम तो पूरी पिक्चर में ढूंढते रहे, आप थे कहाँ जी, वो बंद बोरे में जो लाश थी वो मेरा रोल था। तो ऐसा होता है ना, तो वैसा कुछ नहीं है, कुछ और सरप्राइज फोड़ूंगी। इसको देख लो फिर बताऊंगी। मुअम्मा पे आते हैं। सबा कामर 15 और 16 एपिसोड आ गए हैं। अच्छा चल रहा है और अब धीरे धीरे, जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था कि जहाँ आरा की लाइफ की जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं वो एक एक करके परतें खुल रही हैं। शी हैज़ हरसेल्फ गॉन थ्रू अ हेल एंड अब इतना तो समझ में आ रहा है, एटलीस्ट एक सर्टिफिकेट हो गया है कि हाँ, ये जो औरत है जहाँ आरा, जो एक सीक्रेटिव राज है इसकी ज़िंदगी के, वो बुरी औरत तो नहीं है। लेकिन वो जो कुछ भी दूसरों के साथ कर रही है, वो क्यों कर रही है, वो भी पढ़ते अब काफ़ी हद तक खुल चुकी हैं। तो मेरे ख्याल से सरप्राइज एलिमेंट इज़ गॉन, लेकिन स्टोरी देखने में मज़ा आ रहा है। सो मैं आगे भी इसको देखना पसंद करूँगी। मुअम्मा इज़ गोइंग ग्रेट। एक और पाकीज़ा के ऊपर आती हूँ। देखो, अभी तक मैं आपको सब बता चुकी हूँ कि स्टोरी एक MMS से शुरू हो रही है। एक लड़का एक लड़की एक होटल में जाते हैं और वहाँ पर उनकी अश्लील वीडियोस बना के और उनको वायरल कर दिया जाता है एंड इसकी वजह से पूरा परिवार शर्मिंदा है। उनको घर से निकाल ही देता है। लड़की को तो घर से निकाला ही मिल गया, ज़बरदस्ती उस लड़के से शादी करवा के, भैया जा निकल यहाँ से, अब हमारा रिश्ता ख़त्म है। लेकिन अब वो तार फिर से एक एक करके जोड़ रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि वो जाती है, माँ से मिल के आती है, फादर भी उसके लिए दुखी हो रहा है। प्यारी तो थी ना, लाडली तो थी ना, लेकिन बस वो जो कुछ भी हुआ उसमें गुस्सा है उन लोगों को भी। लेकिन एक बात से मैं बहुत हैरान हो रही, हैरान क्या, इनफैक्ट नहीं, मैं हैरान नहीं बोलूँगी, हैरान वर्ड मैं शायद गलत बोल रही हूँ। यही समाज है। जिस लड़के ने वो ज़्यादती की है, वो आके उसके माँ बाप के घर में बैठ के चाय पी रहा है और वो सब खून का घूंट पीकर चुपचाप बैठे हैं। एक इंसान जिसने तुम्हारी बेटी की पूरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया, उसको आप बिठा के मजबूरी में चाय पिला रहे हो। एक ऐसा डर जो एक आम इंसान के अंदर हर वक्त रहता है और हर चीज़ से वो डरता है, अपनी आवाज़ उठाने से डरता है, सच को सच कहने से डरता है, गलत इंसान को गलत कहने से डरता है, गलत इंसान को थप्पड़ मारने से डरता है, या उसको इवन एक ऊंची आवाज़ में शटअप करने से भी डरता है। जाने दो, जाने दो, जाने दो। और ये जाने दो में जहाँ हमारा कानून भी ढीला हो जाता है ना, वहाँ मुसीबत आती है। उसमें वकील के जो सीन्स दिखा रहे हैं, आपस में वकील जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं कि अभी वो अगर केस करती भी है तो कितनी परेशानियां आने वाली हैं।
तो करती है के साथ साथ करता है की भी बात चल रही है, लड़के की भी बात चल रही है। एक वकील उसमें बोल रहा है कि उसकी कोई बात क्यों नहीं कर रहा, सफ़र उसने भी करना है। जिस दिन उसने केस किया उसके पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देंगे वो लोग, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक आम इंसान बहुत डरता है इन सब चीज़ों से। तो इसके लिए क्या लगता है, मैं कई बार मेरे जहन में बहुत कुछ आता है। मैंने ऐसे कुछ कंट्रीज़ के बारे में सुना है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कहाँ कहाँ ऐसा होता है जहाँ पर अगर कोई औरत के साथ ज़्यादती करता है उसको सरेआम स्ट्रीट पर खड़ा होके और सब लोगों को कहते हैं इसको पत्थर मारो, और बहुत गंदी वाली मौत देते हैं कि लोग उसको देखें कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हमारा भी यही हशर होगा। तो शायद लोग डरे, उनको डर हो कि ऐसा कुछ हम करेंगे तो हमारे साथ ऐसा कुछ होगा, तो शायद नींद में भी कोई इंसान ऐसा करने का ना सोचे। लेकिन जहाँ कानून इतने साल बैठा के उनको रोटियां खिला के, उम्र कैद क्या है, हाँ आपने जेल में तो बंद कर दिया, सरकार की रोटियां खा रहा है बैठा हुआ अंदर, ठीक है, गुर्बत में जी रहा है, अपनी आज़ाद ज़िंदगी नहीं जी रहा है। लेकिन फिर भी जिसने वो ज़ख्म सहा, किसी लड़की को जला के मार दिया, उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए, जेल में बंद? ऐसा नहीं लगता कि अगर कोई किसी को सुई चुभो रहा है तो उसको वही सुई चुभो के ये बताओ तो सही कि उसको कितना दर्द हुआ होगा जब तुमने उसको सुई चुभोई होगी। समहाउ हमारे जो रूल्स बने हैं इनकी रीवैम्पिंग की ज़रूरत है। आई डोंट नो मैं कहाँ तक सही बोल रही हूँ। इसमें इनह्यूमन होने वाली बात होनी चाहिए क्या? जो इंसान गलत है उसके लिए कोई ह्यूमन सेंटिमेंट्स होने चाहिए। अब देखते हैं कि कानून के पास वो जाती है या डर के बैठती है। स्टोरी है तो कानून के पास जाएगी, लेकिन ऐसी कितनी पाकीज़ा जो हैं वो घर में बैठ जाती हैं। और देखो ना मदर क्या बोल रही है, जैसे अब उनको पता चल रहा है कि भाई ये शायद केस कर देगी, वो लेडी वकील जो है बैरिस्टर वो इसको सपोर्ट कर रही है ना, तो मदर क्या कह रही है अपने फैमिली में बैठ के जब बातें कर रही है कि हे भगवान इस लड़की के दिल में थोड़ा डर डाल दे, ये लड़की डरती नहीं है, इसके दिल में डर डाल, ये फिर से उनसे पंगा लेगी गुंडों से, बदमाशों से। तो ये डर का खेल चल रहा है। प्रोटेस्ट करना है जहाँ तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हम कैंडल मार्च तो फटाफट कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे सामने किसी के साथ में कोई ज़्यादती हो रही है तो कोई भी जाना उस ज़्यादती को रोकने की कोशिश करता है? नहीं, अपने मोबाइल्स खोल के वीडियो बनाना ज़रूर शुरू कर देता है। सोचने वाली बात है। हमारे एक व्यूअर हैं @join ज़हीर जो पाकीज़ा के ऊपर ज़रूर कमेंट करते हैं, और किसी के ऊपर करें या ना करें। वो कह रहे कि इसके OST पे किसी ने कमेंट क्यों नहीं किया। कहते मैं तो इतने आंसू आ जाते हैं मेरे को जब मैं इसका OST सुनता हूँ। आप लोगों का इस पे कमेंट जानना चाहूँगी कि आपको इसका OST कैसा लग रहा है, तो इसको फिर से अगले हफ्ते हम जिक्र करेंगे। शहर पसंद जो है वो बिरयानी की तरह बीरबल की खिचड़ी, मैंने इसको देखा नहीं, जैसा मैंने आप लोगों से बोला, मैंने प्रॉमिस किया अपने आप को मैं तो इसका सेकंड लास्ट एपिसोड जब पॉप होगा ना, क्योंकि पॉप होता है मेरे उसमें, एक बार देख लिया है ना तो हर बार जब इसके नए एपिसोड आते हैं यूट्यूब दिखाता है ये आपका शहर पसंद आ गया। मैं नहीं देखूंगी जब तक ये बीरबल की खिचड़ी पक के तैयार नहीं हो जाती और हांडी बिल्कुल आग के पास नहीं आ जाती, तब तक मैंने इसको नहीं देखना है। सॉरी, ये बिल्कुल इंडियन सोप ऑपेरास की तरह होता जा रहा है, जहाँ कितने 4000-5000 एपिसोड तो नहीं करने आप लोगों ने। पहले 500 पे केक काटोगे, फिर 1000 पे केक काटोगे, नहीं मज़ा आ रहा भाई, इतना लंबा नहीं खींचने वाली चीज़ होती। पाकिस्तानी ड्रामा हम लोगों को पसंद ही इसलिए आते हैं कि शॉर्ट एंड ख़त्म, 25, 30, 32 एपिसोड में ख़त्म, छुट्टी। कई बार तो हम 32 भी कहते हैं, बहुत ड्रैग हो रहा है। चलो अपने वो प्यारे वाले जो हमारा मेरी ज़िंदगी है तू, मेरे को तो इसमें ना आयरा बड़ी पसंद आ रही है, अफजल भी ये अफजल कह रही हूँ, आयरा पसंद आ रही है और कामयार भी पसंद आ रहा है। कामयार को तो बेचारे को इसने ऐसा बना दिया है बिल्कुल जैसे कहते हैं ना टेम करती जा रही है। अभी आज रात को फिर से देखेंगे ना, आज एपिसोड आएगा, फ्राइडे और सैटरडे नाइट को आता है। मैं ये फ्राइडे को दिन में शूट करती हूँ एपिसोड, तो आज रात को देखूंगी जो करंट वाले एपिसोड है। पिछले हफ्ते में क्या उसकी क्लास ले ली,
ये रात को पार्टी में जाता है, फिर यूं लटकता पटकता सा घर आता है, तो घर आने के बाद ये कमरे में एंटर होता है और फिर वो सो रही होती है, उसको डिस्टर्ब करता है। तो इसने क्या किया, इसने कहा 11 बजे तक अगर घर के अंदर आ गए तो तुमको कमरे में एंट्री मिलेगी, वरना जहाँ जाके मर्जी कोना ढूंढ लो सोने के लिए, मैं तुमको कमरे में एंटर नहीं होने दूंगी। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसे ही होना चाहिए लड़कियों को, जो गलत है वो गलत है। अगर कोई कहते ना कुत्ते की पूंछ को अगर सीधा करने के लिए बर्फ में रखना है तो उसको बर्फ में रखो। बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे को। और बिलाल इतना, उसकी जो आंखें हैं ना वो ऐसे बोलती हैं जब उसकी आंखों में आंसू आते हैं ना, और वो इतने दर्द के उसमें वो करता है, ओ माय गॉड, मतलब मज़ा आ जाता है देखकर उसकी एक्सप्रेशंस। आई मस्ट से बिलाल अब्बास इज़ अ वेरी वर्सटाइल एक्टर, आई मस्ट से। हानिया आलमिल मुझको हर पर्टिकुलर इमोशन में ठीक नहीं देती, वो ऐसी चीज़ों में बड़ी अच्छी है जहाँ ये अभी जैसे डांट रही है, डपट रही है, या कैजुअल वाले सीन्स है, वहाँ शी इज़ वेरी गुड। लेकिन जहाँ थोड़े डीप इमोशनल आ जाते हैं ना, वहाँ थोड़ी सी अभी भी लैगिंग है। पहले जो मैंने बताया था मेरे हमसफ़र, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा लैगिंग थी, अब काफ़ी बेटर हो गई है। लेकिन हानिया, यू स्टिल हैव टू वर्क फॉर अचीविंग दैट पर्टिकुलर लेवल जहाँ की आपका एक एक्सप्रेशन देख के ऑडियंस बोले वाह कमाल कर दिया। तो ये चीज़ इस वक्त मैं बिलाल अब्बास के बारे में बोल सकती हूँ, कमाल करते हो भाई, सुपर्ब सुपर्ब एंड सुपर्ब। आज के पिटारे में यही। लेकिन आज एक आपको अभी लास्ट में ख़त्म करने से पहले, और कुछ कमेंट्स भी पढ़ेंगे ऑफ कोर्स, उससे पहले मेरा ना मोबाइल ख़राब हो गया था, तो उसमें से मैं कुछ चीज़ें देख रही थी, क्या क्या डिलीट करूं और क्या रखना है, बैकअप ले लूं वगैरह वगैरह। तो उसमें एक बड़ी मज़ेदार चीज़ मिली मेरे को, और जब मैं उसको पढ़ने बैठी तो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। सोशलाइज करते हैं ना हम लोग, जब आपस में हम मिलते हैं तो क्या बातें करते हैं, कई स्टूपिड सवाल होते हैं ना। इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा कोट आया था जो मेरे को मिल गया। आप पिक्चर देखने गए हो, अचानक वहाँ बाहर वेट करते हुए कोई आपको पहचान के मिल गए, आपके पास आए, बोले अरे यहाँ क्या कर रहे हो? क्या जवाब होना चाहिए? तो जो जवाब है ना वो ये आता है, टिकट ब्लैक में बेचने आया हूँ यहाँ पे। दूसरा सुनो, बस में एक मोटी औरत पैर के ऊपर चढ़ गई, बोली ओहो सॉरी, लगे क्या? तो उसने बोला नहीं आंटी वो सॉरी नहीं आंटी, बहुत मजा आया, एक बार दोबारा करो ना। अरे बाबा रे, आधी रात में फोन बजता है, दूसरी तरफ से आवाज आती है, सो रहे थे क्या? अब इस पे क्या जवाब मिलना चाहिए? कहता है लेट कर मरने की प्रैक्टिस कर रहा हूं, सो नहीं रहा। बाल कटवाते हैं ना, मैंने भी काटे, छोटे बाल करवा के सामने किसी के जाओ, बोलो बाल कटवाए क्या? तो आंसर क्या होना चाहिए? पता नहीं, रात को सोया था, सुबह उठा बाल अपने आप अंदर चले गए। लैंडलाइन पर फोन आता है, अभी तो हालांकि लैंडलाइन के ज़माने ही नहीं रहे, मोबाइल का है, लेकिन फिर भी सुनने लायक है। लैंडलाइन पे फ़ोन आता है, पूछेंगे कहाँ हो? तो ऐसे का क्या जवाब आना चाहिए? मार्केट में हूँ, फ़ोन लटका रखा है गले में। तो अब कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। दीपिका अग्रवाल, so good to see you, hale and hearty, wishing you good health always. Deepika, you have been very sweet,
मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स यहाँ पर देखकर। एंड एक चीज़ और बड़ी अच्छी लगती है, शी ब्रेक्स ऑल द पार्ट्स। जैसे मैं अगर 5-6 की बात कर रही हूँ तो व्हाट शील डू इज़ कि जैसे मैंने कफील पे कमेंट किया तो वो कफील के लिए एक कमेंट करेंगी, फिर दूसरे के लिए दूसरा कमेंट करेंगी। वो एक लंबा कमेंट नहीं देती हैं, तो उससे एकदम 5, 6, 7 जब पॉप होते हैं और वो छोटे छोटे, तो मेरे एकदम उस पर नज़र जाती है। तो दैट्स अ वेरी गुड वे। आई हैव लर्न फ्रॉम यू दीपिका। इनफैक्ट मैं भी अब ऐसे ही कर रही हूँ, जैसे मैं कमेंट का जवाब देती हूँ ना किसी का, तो मैं भी अगर आपने 4 पॉइंट्स के ऊपर किसी ने मुझे बोला है तो मैं भी उनके अलग अलग पॉइंट्स बना के देती हूँ। सो यू गेव मी अ वेरी गुड आइडिया, थैंक यू दीपिका। डॉक्टर सराजुमंद, Khalilur Rahman is highly paid writer in Pakistan. His style is quite different from others. Yes, of course. जैसा मैंने भी बोला। दीपिका अग्रवाल is saying जिंदगी गुलजार है is all time favorite of mine. बहुत दफ़ा देखा है, आप सही कह रहे हो। और मैं कैसे भूल गई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। The version that is available on doesn't have original background score. She is also saying कि जो इस वक्त YouTube पर available है वो ओरिजिनल बैकग्राउंड स्कोर नहीं है। सृजन्या कोटूर वो लिख रही हैं कि आपने परवरिश देखा है। मैंने परवरिश देखना शुरू किया था। हाँ, परवरिश देखा है ना अपन ने, पूरा देखा है भाई। हाँ, उसके बारे में तो मैंने बताया भी था पिछले एपिसोड में। परवरिश देखा है मैंने, कुछ एपिसोड पहले इसके बारे में बात की थी। आयशा मलिक सिंह वॉच खास। सईद खान जी लिख रहे हैं लव दीदी फ्रॉम स्वात पाकिस्तान। योर यंगर ब्रदर डॉक्टर आई खान कार्डियोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और आपके भी बहुत कमेंट्स आते हैं, बेस्ट उर्दू पोइट्री के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? आपकी वीडियो का इंतज़ार रहता है। अभी पूरा 1 घंटा 6 मिनट की वीडियो देखी मगर टाइम का पता ही नहीं चला। क्या बात है। आप बस अच्छे कमेंट पे ध्यान दें, हमेशा की तरह बेस्ट रिव्यू उर्दू पोइट्री। थैंक यू सो मच, बेस्ट उर्दू पोइट्री। थैंक यू सो मच। आपके कमेंट्स और आपकी शायरी मैं बीच बीच में सुनती हूँ और आपके चैनल पर कमेंट्स भी कर रही हूँ। कभी लगेगा ना तो कुछ आपके कोट्स उठा लूँगी। कैसा लगेगा आपको अगर आपके कुछ शायरी के कुछ पॉइंट्स उठा के और हम यहाँ पर डिस्कस कर लें बाय चांस? नॉट आई एम से कि मैंने करना ही है, बट अगर करती हूँ तो आपकी परमिशन लेना ज़रूरी है पहले। दिल मोम का दिया के लिए बोल रहे हैं आसिफ रईस की ये देखिए, अभी देखा नहीं है मैंने ये। नसरीन अल्ताफ़, मोहम्मा मीन्स रिडल, पहेली। तो हाँ, सही कह रहे हैं आप, ये औरत जो है जहाँ आ रहा ये एक पहेली है। तस्नीम कांचवाला, नमस्ते मधु जी, अच्छा लगा आज आपको देख के। अब तबीयत ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, हमेशा ऐसी ही मुस्कुराती रहिए। सब लोग मुस्कुराते रहिए, हम तो कह ही सकते हैं, बाकी तो मोटिवेशन और अपनी ज़िंदगी जो है वही बताती है कि हम क्या करेंगे। एक @CBI एनलाइटन ये भी बोल रहे हैं कि ऐसे कमेंट्स को इग्नोर करें प्लीज़। पिछली बार वो मैंने बोला नहीं, किसी ने कॉपी करते हो, आप बोलते हो, तुम बोलती हो ऐसे कि कॉपी करते हैं, तो मैंने वो डिस्कस किया था। तो हाँ, मेरे को मैं बुरा नहीं मानी, मैंने सिर्फ आप सबसे ज़िक्र किया कि अगर और भी किसी को वो गलतफहमी हो तो मैं उसको क्लियर करूं कि मैंने इसमें कॉपी का वर्ड ही नहीं यूज़ किया। राइम वर्ड शायद उनको समझ में नहीं आया, या तो राइमिंग बोला था मैंने, वो शायद उन्होंने कॉपी समझ लिया, मे बी। काली ध्वनि ये फर्स्ट टाइम शायद कमेंट कर रही हैं। सो हैप्पी टू नो यू आर रिव्यूइंग पाकिस्तानी ड्रामाज। जी हाँ, मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ और मुझे पाकिस्तानी ड्रामाज देखना बहुत पसंद है, क्योंकि इसकी जो स्टोरीज़ हैं, इनके जो कैरेक्टर्स हैं, वो ऐसा लगता है जैसे रियल लाइफ के कैरेक्टर्स हैं, तो इसलिए हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं। दैट इज़ द रीज़न। एजाज जी लिख रहे हैं, मधु मैडम जी, आपकी जानिब से मेरा नाम लेकर हौसला अफजाई करना मेरे लिए किसी एजाज़ मीनिंग ऑनर से कम नहीं है। उनका अपना नाम एजाज़ है। एजाज़ जी, मैं आपकी जो आप लिखते हैं उससे बहुत सारे नए अल्फाज सीख रही हूँ। आपने भी यहाँ मेरे अल्फाज को इतनी अहमियत दी, ऐसा करके लिख रहे हैं। सत्तू सिंह जी, कोहरा मैंने नहीं देखना, मैंने देखा था, बहुत बोरिंग लगा मुझको। और एक और बोल रहे हैं बरज़ख,
वो तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। जब मैंने बोला उनको तो वो हंसने लगे, कहते आप ऐसा करो अपना एक बैग बनाओ और ट्रैवल पे निकल जाओ, जिस कंट्री में आपको ये वाले ड्रामाज नज़र आए ना वहाँ से देख के वापस आ जाओ। भैया बड़ा ही जोक मारते हो आप मेरे साथ सत्तू सिंह जी, गलत बात है। बहुत गलत गल है, ऐसे अच्छी गल नहीं है सत्तू सिंह जी। पिछली बार मैंने पूछा था बिलाल किस किस को पसंद है, अली कामरान भी कह रहे हैं यस बिलाल इज़ द बेस्ट। मोहम्मद बिलाल भट्ट वो लिख रहे हैं हाय मधु जी, पाकिस्तानी ड्रामों पर रिव्यू देती हो, इंडियन को पाकिस्तानी ड्रामे पसंद हैं, पाकिस्तान में इंडियन ड्रामे बहुत देखे गए हैं, उर्दू का अल्फाज बोला मुतमईन, धन्यवाद। मुतमईन को हिंदी में संतुष्ट कहते हैं। देखो एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स एंड लैंग्वेज। देखिए उन्होंने ये हिंदी भाषा में लिखा है, ये इंग्लिश को हिंदी में नहीं लिखा, एक्चुअल हिंदी में लिखा है, और कितने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए लिखा है। और ये बाल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इस बार नहीं, मैं बहुत टाइम से ये बात बोलती आ रही हूँ कि हमें पता है कि वहाँ पर इंडियन मूवीज़ और ड्रामास को बहुत पसंद किया जाता है और हमारे यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास को। दीबा सिद्दीकी ने बोला कि जब मैंने बोला ना कि भाई वो तो माँ लग ही नहीं रही है, सनम सईद जो है वो कफील में माँ नहीं लग रही, तो शी सिंह नहीं होती हैं ऐसी, यंग सी लगती हैं बिल्कुल, उनके इतने बड़े बड़े बच्चे होते हैं और उनकी यंग लगती हैं। तो ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ऐसे नहीं होते कैरेक्टर्स, लेकिन एक जो जनरल परसेप्शन होता है जब आप एक ड्रामा दिखाते हो तो उसमें आपका जो एक परसेप्शन होता है कि हाँ माँ जो है वो इस उम्र की लगे, या बच्चे भी तो लगे ना, एडल्ट्स वो भी नहीं लग रहे ना, दोनों चीज़ें हैं इसमें। एक और पाकीज़ा के बारे में पिंक पेरीविंकल भी कह रही हैं कि बहुत अलग से हट के इसकी स्टोरी है, मुझे अच्छा लग रहा है और ये देख के मुझे वो गाना याद आता है, दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम दूसरे के शू में स्टेप करते हैं तो उसकी प्रॉब्लम समझ में आती हैं कि वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो शायद ऐसी हैं कि हम उसके जूते में कभी जाना पसंद नहीं करेंगे। ओके, एक सीन के बारे में पिछले हफ्ते मेरा जिक्र करना रह गया था, जबकि मैंने अपनी डायरी में नोट किया हुआ था। इसके बारे में मुझे सॉल्ट शुगर ने भी याद दिलाया। इनफैक्ट आई थिंक दीपिका अग्रवाल ने भी इसके बारे में बोला कि हाउ डिड यू लाइक दैट सीन ऑफ एक और पाकीज़ा। तो कौन सा सीन था? ये लड़की पाकीज़ा जिसकी वो MMS निकली बाहर, वीडियो वायरल हो गई, उसके बाद ये लड़की बिल्कुल अकेली हो गई दुनिया में। माँ बाप ने घर से निकाल ही दिया, शादी तो नाम की थी, निकाल दिया। वो अपना पर्दे में अपने आप को छुपा छुपा के सारी जगह पर घूम रही है कि कोई मेरी शक्ल ना देख ले। ऐसी सिचुएशन में जहाँ उसको कोई एक कंधा नहीं मिल रहा जिस पे वो सर रख के रो सके, उस टाइम पर जब ये लेडी बैरिस्टर उसको मिलती हैं, एक कहते हैं ना कि एक बस आस दिलाना ही बहुत होता है, एक प्यार से बात करना ही बहुत होता है, और ये लड़की बिल्कुल बर्स्ट कर जाती है, उसको हग करके और रोती है। तो वो जो सीन था ना वो बहुत ही बेहतरीन सीन था। जो पिछले एपिसोड्स 2 देखे उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो येस, आई मिस्ड दैट। एंड सॉल्ट शुगर, थैंक यू सो मच, आपने इसके बारे में इसको लाइमलाइट में लाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन था इसका। कुदरत जोड़ीदार बनाता है, देखो ये प्रूफ है। और मेरा जोड़ीदार तो हर जगह होता है। इस पे भी एक किस्सा बताती हूँ, पहले ये इनका कमेंट पढ़ लूँ। @फिजान नसीर लिख रही हैं, कहती हैं हेलो मैडम, मेरी एक पड़ोसी हैं 2 स्ट्रीट छोड़कर, बाजी उनकी शक्ल, आवाज़, इवन बोलने का स्टाइल भी आपसे बहुत मिलता है। आई एम सरप्राइज्ड, आपके वीडियोस मैंने रिसेंटली देखने शुरू किए हैं, वेरी इंटरेस्टिंग एंड गुड। ऐसा करके वो लिख रही हैं। तो भाई ये तो हमारे यहाँ पे मशहूर है, कहते हैं कि कुदरत ने जोड़ीदार बनाए हैं, लेकिन जोड़ीदार में हर जगह पे पता नहीं कितने डुप्लीकेट्स हैं। मेरे को पता नहीं कितने लोग कहाँ कहाँ पे बोल देते हैं कि बिल्कुल आपकी जैसी मैंने और देखी। और तो छोड़ो, मैं जब ऑफिस में काम करती थी तो एक पर्टिकुलर ब्रांच में मेरी पोस्टिंग जहाँ थी, एक ही फ्लोर पर मैं और मेरी ही तरह एक लड़की थी, उसका नाम था गीता। वो बैठा करती थी, बिल्कुल मेरी तरह कटे हुए बाल, मेरी ही तरह चश्मा लगाती थी,
होता क्या था, जैसे कोई कस्टमर मेरे पास आया काम कराने के लिए, तो बात मुझसे करके जाएंगे, उसके बाद अगले दिन आके बोलेंगे हम आपसे बात करके गए थे ना, आपने ये बोला था। दूसरा बंदा कंफ्यूज्ड। इसी तरीके से मेरे से होता था, कुछ बात उससे करके चले जाते थे और आके मेरे से पूछते थे। तो पहले तो मैं, भैया मैंने कब बोला, मेरे से तो आपकी बात ही नहीं हुई। नहीं मैडम, आप ही से बात हुई थी। फिर जाके ये गुत्थी सुलझी कि भाई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मिलके वो बात उससे करके आते हैं, बोलते मेरे को हैं, या फिर वाइस वर्सा। तो ऐसे डुप्लीकेट्स जोड़ीदार भगवान बनाता है, ऐसा नहीं है। अरे एक कमेंट मुझको नज़र नहीं आ रहा है, एक इतनी प्यारी सी बच्ची मराठी, उसने मुझको अज्जी करके बुलाया था। उसका आजी 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 नहीं, अज्जी कहते हैं शायद, मेरे ख्याल से। मेरे को आपका कमेंट क्यों नहीं दिख, किस पे, पिछले वाले वीडियो पे था ना मेरे, मैं उस कंटेंट में घुस देखती हूँ। ये मैं वो एक नॉर्मल कमेंट ढूंढती हूँ ना, उसमें कई बार नहीं दिखता है। हाँ मिल गया कमेंट। इतना प्यारा कमेंट इस बच्ची ने लिखा है, अनीशा विजय गाडेकर। देखो क्या लिखती है, नमस्ते मधु आजी। हाँ, आजी का मतलब मराठी में नानी माँ या दादी माँ होता है। शी इज एक्सप्लेनिंग इट टू मी। मैं आपको वैसे ही देखी हूँ इसलिए आजी। बिल्कुल, सफ़ेद बाल हैं, उम्र है, सीनियर सिटीजन हूँ, तो आपने आजी बिल्कुल सही बोला। मैंने इसको बोला, मैंने कहा मेरे बेटे की जो बिल्ली है ना, उसके घर में एक कैट है, उसकी भी मैं दादी ही हूँ। मैं उसको बोलती हूँ दादी आ गई तेरी। आप बहुत एम्पावर्ड वुमेन हैं, थैंक यू। देखकर अच्छा लगता है, आपकी आवाज़ मुझे बहुत सूदिंग और बहुत अच्छी लगती है, और आपके रिव्यूज़ भी एकदम सटीक। मुझे इतना टाइम नहीं होता है कि मैं हर एक सीरीज़, ड्रामा या मूवी देखूं, इसलिए इवनिंग वॉक के टाइम आपके वीडियोस चला लेती हूं बैकग्राउंड में। एंड कभी अगर मैं कन्विंस हो गई तो मैं वो सीरीज़ या ड्रामा देख लेती हूँ। जैसे अभी मैंने मुअम्मा देखा, बेहतरीन ड्रामा है भाई, मज़ा आ गया देखकर। स्ट्रॉन्ग एम्पावरिंग वुमेन आर माई फेवरेट जॉनर टू वॉच। थैंक यू फॉर रिव्यूइंग एंड आई लव यू मधु आजी। स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। ओह माई गॉड, छोटू बच्चा अनीशा, खूब सारा प्यार आपको, इनफैक्ट मेरे सारे व्यूअर्स को खूब सारा प्यार। इतने प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट्स देते हो, मेरी सुबह दिन शाम रात सब बना देते हो आप। थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ। अगर किसी के कमेंट्स इस बार भी पढ़ने से रह गए हों तो माफ़ी चाहती हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मेरे ख्याल से मैं पिछले 1.5 घंटे से रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो चलिए, खूब खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, और फिर मिलते हैं। पीछे वो ऐसे से कर रही है, यूं कर रही है। तो अभी मैं जैसे ही कैमरा बंद करती हूँ उसके बाद होती है क्लैपिंग। ये मेरे लिए हर बार का सर्टिफिकेट होता है कि मैंने वीडियो अच्छी बनाई है। चलो फिर मिलती हूँ, बाय।